चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं एक ऐसे दौर में जहां भारत की राजनीतिक और सामाजिक जमीन पर पहली बार बड़े और शक्तिशाली राज्यों के बीज बोए गए। ये कहानी है उन 16 महाजनपदों की, एक ऐसा दौर जिसने आने वाली सदियों के लिए भारतीय सभ्यता की दिशा तय कर दी। आइए इस शानदार सफर पर एक साथ निकलते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नया युग, जिसे दूसरा शहरीकरण कहते हैं, आखिर शुरू कैसे हुआ। फिर देखेंगे कि जनपद से महाजनपद तक का ये बदलाव कैसे आया। इसके बाद हम सभी 16 महाजनपदों की एक-एक करके डिटेल में यात्रा करेंगे। उस दौर के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को करीब से जानेंगे। फिर एग्जाम के नजरिए से इसका विश्लेषण करेंगे और आखिर में सब कुछ एक साथ दोहराएंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। जरा सोचिए क्या माहौल रहा होगा। हड़पता सभ्यता के शहर वीरान हो चुके थे और सैकड़ों साल गुजर गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से गंगा के मैदानों में नए शहर बस रहे थे। बाजारों में रौनक लौट रही थी और हवा में नए विचारों की खुशबू थी। इतिहासकार इसी दौर को दूसरे शहरीकरण का नाम देते हैं और यही वो जमीन थी जिस पर महाजनपदों के विशाल पेड़ उगे। देखिए, ये जो बदलाव था ना, वो कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले थे जिन्हें जन कहते थे। वो धीरे धीरे एक जगह बसकर खेती करने लगे। फिर धीरे धीरे ये बस्तियां थोड़ी बड़ी हुईं और जनपद कहलाईं, मतलब वो जगह जहां जन ने अपने पैर जमा लिए। और फिर आया वो बड़ा मोड़, लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, जब कुछ जनपद बहुत बड़े और ताकतवर हो गए और महाजनपद बन गए। और ये सिलसिला तब तक चला जब तक मौर्य साम्राज्य ने आकर सबको एक बड़े साम्राज्य में नहीं मिला लिया। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े बदलाव के पीछे की असली ताकत क्या थी? जवाब है 2 चीजें, लोहा और खेती। लोहे के औजारों ने, खासकर लोहे के फाल वाले हल ने, गंगा के मैदान की सख्त जमीन को जोतना मुमकिन बना दिया। इससे फसल इतनी ज्यादा होने लगी जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। अब ये जो अतिरिक्त अनाज था, इसने सब कुछ बदल दिया। इसने व्यापार को बढ़ावा दिया, नए नए क्राफ्ट्स को जन्म दिया और बड़े बड़े शहरों के बसने का रास्ता साफ कर दिया। तो चलिए अब जरा इस सफर को और करीब से समझते हैं। एक जनपद से महाजनपद बनने का असल में मतलब क्या था? ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के बड़े हो जाने की बात नहीं थी। ये सोच, राजनीति और पहचान का एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये सफर शुरू होता है जनपदों से। देखिए, इस शब्द का मतलब ही है लोगों के पैर रखने की जगह। इससे पहले लोगों की पहचान उनके कबीले से होती थी, उनके जन से। पर अब पहली बार उनकी पहचानों जमीन से जुड़ रही थी जहां वो रहते थे। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था, कबीले के प्रति वफादारी से अपनी जमीन, अपने क्षेत्र के प्रति पहचान की ओर। और इस स्लाइड पर यह फर्क कितना साफ दिखता है ना। एक तरफ है जनपद, जो छोटे छोटे राज्य थे जिनका सिस्टम बहुत सरल था, और दूसरी तरफ है महाजनपद, जो विशाल और शक्तिशाली राज्य थे, जिनकी अपनी राजधानी थी, अपनी सेना थी, टैक्स वसूलने का पूरा सिस्टम था। ये एक तरह से गांव से शहर और कबीले से एक राष्ट्र बनने जैसा सफर था। और अब शुरू होती है हमारी ग्रैंड टूर। हम उन 16 महान राज्यों की यात्रा पर निकलेंगे जिनका जिक्र हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये ग्रंथ हमारे लिए एक टाइम मशीन की तरह है, जो हमें उस दौर के राजनीतिक नक्शे को समझने में मदद करता है। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। ये हमें उस दौर की पूरी भौगोलिक कहानी बताता है। आप देखेंगे कि ज्यादातर महाजनपद गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उपजाऊ मैदान ही इन राज्यों की ताकत और समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत था। लेकिन नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर दक्षिण में अस्सक तक इनका फैलाव दिखता है, जो बताता है कि ये बदलाव पूरे उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले रहा था। सबसे पहले चलते हैं पूरब की ओर, अंग महाजनपद। इसकी राजधानी थी चंपा, जो आज के भागलपुर के पास है। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि उस जमाने का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर थी। यहाँ एक बंदरगाह था जहां से जहाज दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे, जिसे उस वक्त सुवर्ण भूमि यानी सोने की धरती कहते थे। लेकिन अंग की यही दौलत उसके पड़ोसी मगध को हमेशा खटकती थी। दोनों के बीच जबरदस्त दुश्मनी थी और आखिरकार मगध के राजा बिंबिसार ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और अब आते हैं उस महाजनपद पर जो सबका बिग बॉस बनकर उभरा, मगध। इसकी कामयाबी के पीछे कई कारण थे। एक तो इसकी पहली राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी थी, जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था।
दूसरा, इसके पास लोहे के भंडार थे जिससे ये बेहतरीन हथियार बनाते थे। और तीसरा, यहाँ बिंबिसार और उसके बेटे अजातशत्रु जैसे बेहद महत्वाकांक्षी और ताकतवर राजा हुए जिन्होंने युद्ध और शादियों की कूटनीति से मगध को सबसे ऊपर पहुंचा दिया। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, उस दौर के सबसे पुराने और इज्जतदार शहरों में से एक था। ये ज्ञान, संस्कृति और व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। खासकर यहाँ के सूती कपड़े दुनिया भर में मशहूर थे। लेकिन इसकी यही शोहरत और दौलत इसके लिए मुसीबत बन गई। इसके पड़ोसी राज्य कोसल की नज़र इस पर थी। दोनों के बीच सत्ता के लिए लंबा संघर्ष चला और आखिर में कोसल ने काशी को अपने राज्य में मिला लिया। अब गंगा के मैदान के बीचों बीच आते हैं। यहाँ दो बड़े राज्य थे। पहला था कोसल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। यहाँ के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध के समय के थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। दूसरा बड़ा राज्य था वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ये गंगा और यमुना के संगम के पास था, इसलिए व्यापार के लिहाज से इसकी लोकेशन बहुत जबरदस्त थी। यहाँ से सामान पूरे भारत में जाता था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। वज्जी और मल्ल, ये कोई राजतंत्र नहीं थे, ये थे गणसंघ यानी कि रिपब्लिक। यहाँ कोई एक राजा शासन नहीं करता था, बल्कि कई कबीलों के सरदार मिलकर एक सभा में फैसले लेते थे। वज्जी संघ तो 8 कबीलों का एक मजबूत गठबंधन था जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही अनोखा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था जो बताता है कि शासन के अलग-अलग मॉडल भी मौजूद थे। अब पश्चिम की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें कुरु, पांचाल और शूरसेन राज्य मिलते हैं। ये वो इलाका है जो उत्तर वैदिक काल का केंद्र माना जाता था। कुरु वही क्षेत्र है जिसकी कहानी हम महाभारत में पढ़ते हैं, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी। पांचाल भी एक अहम राज्य था और शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, न सिर्फ एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, बल्कि आगे चलकर ये कृष्ण भक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। थोड़ा दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ें तो हमें मत्स्य और चेदी राज्य मिलते हैं। मत्स्य राज्य आज के राजस्थान के जयपुर वाले इलाके में था। महाभारत में इसका जिक्र आता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 साल यही राजा विराट के यहाँ बिताया था। चेदी राज्य बुंदेलखंड के इलाके में था और ये भी महाभारत के एक पात्र शिशुपाल के राज्य के रूप में जाना जाता है। मध्य भारत में अवंती एक बहुत बड़ी ताकत था, इतना ताकतवर कि वो सीधे सीधे मगध को टक्कर देता था। इसकी 2 राजधानियां थीं, उत्तर में उज्जैनी और दक्षिण में महिष्मती, और फिर अस्सक जो गोदावरी नदी के किनारे बसा था। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह विंध्य पहाड़ों के दक्षिण में स्थित अकेला महाजनपद था। यह दिखाता है कि इन राजनीतिक बदलावों की पहुंच दूर दक्षिण तक थी। और आखिर में चलते हैं भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर। यहां था गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक थी, जहां दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। और इसके पड़ोस में था कंबोज राज्य, जो एक गणराज्य था। कंबोज अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए मशहूर था और उस जमाने में एक अच्छी सेना के लिए अच्छे घोड़े बहुत जरूरी होते थे। तो हमने एक एक करके सभी 16 महाजनपदों को तो देख लिया, पर सवाल यह है कि इन अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों की आम जिंदगी कैसी थी? क्या उनकी राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था में कुछ बातें कॉमन थी? चलिए अब जरा एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, उस दौर में मोटे तौर पे 2 तरह के सिस्टम चल रहे थे। एक तरफ मगध जैसे ताकतवर राजतंत्र थे, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था और उसी का फैसला आखिरी होता था। वहीं दूसरी तरफ वज्जी जैसे गणसंघ थे, जहां शासन एक सभा चलाती थी जिसमें बहस होती थी और मिलकर फैसले लिए जाते थे। ये राजनीतिक विविधता बताती है कि उस समय लोग शासन करने के सबसे अच्छे तरीके पर सोच विचार और प्रयोग कर रहे थे। अब देखिए, इतनी बड़ी सेनाएं, इतने बड़े महल, इतने सारे अधिकारी, इन सब के लिए पैसा कहां से आता था? यहीं से शुरुआत होती है एक प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम की। सबसे जरूरी टैक्स था भाग, जो किसानों को अपनी पैदावार का छठा हिस्सा राजा को देना पड़ता था। इसके अलावा कारीगरों, व्यापारियों, चरवाहों, सबसे किसी न किसी रूप में टैक्स लिया जाता था। ये एक संगठित राज्य की सबसे बड़ी निशानी थी। इस दौर की एक और बहुत बड़ी क्रांति थी सिक्कों का इस्तेमाल। इन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं। इससे पहले व्यापार में चीजों की अदला बदली होती थी, जो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इन चांदी के सिक्कों ने व्यापार को बहुत ही आसान बना दिया। अब एक व्यापारी आसानी से तक्षशिला से माल खरीदकर चंपा में बेच सकता था।
इससे लंबी दूरी का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। तो ये सिर्फ राजनीति या अर्थव्यवस्था में बदलाव का दौर नहीं था, बल्कि पूरा समाज बदल रहा था। एक तरफ वर्ण व्यवस्था और सख्त होती जा रही थी, जिससे समाज में गैर बराबरी बढ़ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ पुराने वैदिक धर्म के कर्मकांडों और जटिलताओं से लोग तंग आ रहे थे। इसी माहौल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों का उदय हुआ, जो सादगी, अहिंसा और बराबरी की बात कर रहे थे। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम, इस चैप्टर से कुछ सवाल बार बार पूछे जाते हैं। जैसे, मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बना, या गण संघों का क्या महत्व था? चलिए इन सवालों के सटीक जवाब तैयार करते हैं। ये सवाल तो लगभग हर एग्जाम का पसंदीदा सवाल है, और इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं बल्कि कई चीजों के एक जबरदस्त मेल में छिपा है। तो मगध की सफलता का सीक्रेट क्या था? सबसे पहला, इसकी लोकेशन, गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन और नदियां जो ट्रांसपोर्ट के लिए हाईवे का काम करती थीं। दूसरा, आर्थिक ताकत, पास में ही लोहे के भंडार थे जिससे इसे दूसरों से बेहतर हथियार मिले। तीसरा, मिलिट्री पावर, ये पहला राज्य था जिसने जंग में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया, जो उस समय के टैंक की तरह थे। चौथा, इसकी सुरक्षित राजधानियां, और सबसे जरूरी, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे ताकतवर राजाओं का नेतृत्व। इन सब ने मिलकर मगध को अजेय बना दिया। अब दूसरा बड़ा सवाल आता है गण संघों के बारे में। राजतंत्रों की भीड़ में इन गणराज्यों का होना उस समय के राजनीतिक माहौल का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। देखिए, इन गणराज्यों का महत्व बहुत गहरा था। पहली बात तो ये कि ये राजतंत्र के सामने एक दूसरा विकल्प पेश करते थे। दूसरी और सबसे बड़ी बात, ये नए विचारों के केंद्र थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि महावीर और बुद्ध दोनों ही गणराज्यों से आए थे, जहां बहस और सवाल पूछने की आज़ादी थी। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये आज के लोकतंत्र जैसे नहीं थे। ये एक तरह के कुलीन तंत्र थे, जहां सिर्फ कुछ खास कुलों के प्रमुखों को ही शासन में हिस्सा लेने का हक था। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब फटाफट सब कुछ एक साथ समेट लेते हैं। ये जो अगली स्लाइड है, ये आपके फाइनल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये टेबल आपके फाइनल रिवीजन के लिए एक तरह की चीट शीट है। इसमें सभी 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां और आज वो कहाँ हैं, सब कुछ एक जगह पर है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे लिख सकते हैं। एग्जाम में मैच द कॉलम जैसे सवालों के लिए ये बहुत काम की चीज है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये दौर सिर्फ कुछ राज्यों के उदय का नहीं था। असल में ये वो नींव थी जिस पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक भारत की महान शास्त्रीय सभ्यता की पूरी इमारत खड़ी हुई। और आखिरी में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। 2500 साल पहले प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली राजा के शासन और एक सभा द्वारा मिलकर शासन करने के बीच जो बहस चल रही थी, क्या वो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है? शासन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इंसानियत आज भी ढूंढ रही है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।